Okay, today our concept is induced EMF when rectangular coil rotate in a uniform magnetic field। तो हमें induced EMF कैलकुलेट करना है। कब कैलकुलेट करना है? जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दें। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वी हैव टू प्लेस आ रेक्टेंगुलर कॉइल। एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने यहाँ पर प्लेस्ड कर दिया। एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने यहाँ पर क्या कर दिया? प्लेस्ड कर दिया। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने नेम लिया PQRS। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। ओके, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा इस कॉइल का, वो हमने इस तरीके से मान लिया, यानी कि किस डायरेक्शन में मान लिया इसका हमने, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था, ये कॉइल इस तरीके से रोटेट करेगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और इस तरीके से रोटेट करेगी। तो वी कैन से दैट कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है विद द हेल्प ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। किससे? ओमेगा से। एंड दिस कॉइल मेकिंग एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड। एंड वी कैन से दैट वी हैव टू कैलकुलेट EMF। वी हैव टू कैलकुलेट EMF। तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये पढ़ा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़ा था आपने? EMI में क्या पढ़ा था? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या वी कैन से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? प्रोड्यूस्ड होंगी, तो फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो EMF आएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हमको इसको करना है, यानी इसी कॉन्सेप्ट पे हमें रेक्टेंगुलर कॉइल को एक रोटेट कराना है, और रेक्टेंगुलर कॉइल को रोटेट करा के उसमें हमको क्या निकालना है? EMF। तो आपको ये पता है कि अगर ये कॉइल रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हैं ये, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं तो क्या जनरेट होगा? फ्लक्स चेंज होगा, यानी चेंज इन फ्लक्स होगा, और चेंज इन फ्लक्स होता है तो क्या होता है बेटा? EMF होता है। और अगर EMF हो गया और सर्किट क्लोज हुआ तो क्या हो जाता है? इंड्यूस करंट हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से कॉन्सेप्ट को, ये तो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस्ड देन द चेंज इन फ्लक्स इज जनरेटेड। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आपने कॉइल रखी है और वो कॉइल रोटेट कर रही है तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगा, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लक्स जनरेट करता है, और फ्लक्स जनरेट करता है तो EMF होता है, और अगर सर्किट क्लोज होता है तो क्या होता है? इंड्यूस करंट। तो यहाँ पर हम इस रेक्टेंगुलर कॉइल को रोटेट करा रहे हैं, और अगर ये रोटेट करेगी तो आपको भी पता है कि ये रोटेट करेगी तो यहाँ पर फ्लक्स तो जनरेट होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज ला रहा है तो क्या होगा? फ्लक्स जनरेट। तो वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट हाउ मच फ्लक्स, दैट phi B is equal to, that formula is BA cos theta, that theta BA cos theta। थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी ये हो गई आपकी एंगुलर वेलोसिटी, और इनटू टाइम, ये क्या है? टाइम। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो ये फ्लक्स यहाँ पर क्या हुआ? phi B इज इक्वल टू BA cos ओमेगा टी, दैट इज द फ्लक्स BA cos ओमेगा टी। आपको तो निकालना है EMF। आपको क्या निकालना है? EMF। तो आपने फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, तो फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ, और फैराडे का फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा होगा EMF इज इक्वल टू d phi B ओवर dt, और यहाँ पर n। ओके, यही था फैराडे का फर्स्ट लॉ। E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में प्लस में रहता है, और अगर मैग्नीट्यूड नहीं है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, वो माइनस इसकी डायरेक्शन को बताता है कि ये डायरेक्शन। तो E इज इक्वल टू n d phi B ओवर dt। तो यहाँ पर n तो यहीं रहा, d ओवर dt, phi b की जगह आपने रख दिया BA
कॉस ओमेगा टी। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बी ए तो कांस्टेंट है, यहाँ पे बाहर आ गया। कॉस का क्या होगा, अगर यहाँ से कॉस का निकालें तो कॉस का हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी, और वो भी कैसा, माइनस का साइन ओमेगा टी। तो यहाँ हम मैग्नीट्यूड में नहीं ले रहे थे तो माइनस लेके चल रहे थे, यहाँ पर भी माइनस ले लिया। अब ये माइनस का कॉस ओमेगा टी हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, सॉरी, अगर इसका डी कॉस ओमेगा टी का करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अलग से तो ओमेगा आ जाएगा। आपको पता है ना, इसका करोगे तो क्या होगा, कॉस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अलग से करेंगे तो ओनली ओमेगा। तो ये मैंने लिखा, माइनस यहाँ पहले से था तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर जो बना वो हुआ बना ओमेगा, दैट इज बना बी एन ए, मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न, एरिया, एंगुलर वेलोसिटी, बना ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपका आया इंड्यूज ईएमएफ इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्न, इन एरिया, एंगुलर वेलोसिटी, एंड इन द टर्म ऑफ साइन। अब मुझे ये बताओ कि ये फार्मूला मिला E इज इक्वल टू बना ओमेगा साइन थीटा, ठीक है। तो बना ओमेगा साइन थीटा, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ये साइन का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, साइन का। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर इंड्यूज ईएमएफ ले लिया, यहाँ पर हम थीटा यानी ओमेगा टी को लेंगे। तो अगर इसके ग्राफ को आप बनाओगे तो आप, ये साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, यानी जीरो फिर मैक्सिमम फिर जीरो फिर रिवर्स डायरेक्शन मैक्सिमम फिर ये, यानी जीरो पे ये सबसे जीरो है यहाँ पर, फिर यहाँ पर पाई बाई 2 पे सबसे मैक्सिमम है, फिर पाई पर फिर जीरो हो गया, फिर रिवर्स डायरेक्शन में यानी 3 पाई बाई 2 पे सबसे मैक्सिमम लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, और फिर हो गया यहाँ 2 पाई, यही ग्राफ बनता है। तो आपको ये पता चल गया कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो इंड्यूज ईएमएफ की है वो पाई बाई 2 पे, क्योंकि साइन में आपको पता है कि साइन में सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी होती है, 90 डिग्री की। तो अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम ईएमएफ को देखें, मैक्सिमम ईएमएफ को देखें तो मैक्सिमम ईएमएफ कब होगा, जब E इज इक्वल टू ई नॉट होगा, और ये कब हमको मिल सकता है, जब ओमेगा टी की वैल्यू कितनी डिग्री हो, 90 डिग्री। ओमेगा टी की वैल्यू कितनी डिग्री हो, 90 रखो फार्मूले में। तो E इज इक्वल टू दैट इज बना ओमेगा और साइन 90, साइन 91, तो ई की जगह आप ई नॉट रख सकते हो क्योंकि मैक्सिमम निकाल रहे हो। तो ई नॉट इज इक्वल टू आया बना ओमेगा, ई नॉट इज इक्वल टू कितना आया, बना ओमेगा, ई नॉट इज इक्वल टू बना ओमेगा आया। तो आप ई नॉट बना ओमेगा की जगह, ये बना ओमेगा है, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, ई नॉट। तो यहाँ से फार्मूला हुआ आपका E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, दैट इज द induced EMF when rectangular coil rotate in a uniform magnetic field। ये induced EMF की इक्वेशन आ गई, that is the equation of EMF। EMF की इक्वेशन आई E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, कब, जब ये क्वाइल इसमें रोटेट कर रही है, जब इसमें क्वाइल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, जहां E को हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोल सकते हैं और ई नॉट को आप मैक्सिमम वैल्यू या फिर पीक वैल्यू बोल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम बोल सकते हो या फिर पीक वैल्यू बोल सकते हो। ओमेगा टी को आप क्या बोल सकते हो, फेज एंगल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बेटा, फेज एंगल बोल सकते हो, ठीक है। तो ईएमएफ तो स्टेबलाइज हो गया, जब ये कॉइल बार बार रोटेट हो रही है तो ईएमएफ तो स्टेबलाइज हो गया। अब आपको यहीं पर ईएमएफ से अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी जानना है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज कब होता है कि इफ दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन, क्वाइल का रोटेशन बार बार हो रहा है। अगर हम यहीं पर बोलें कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज के केस में आप क्या लिख सकते हो, कि यहाँ पे लिखोगे इफ दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ठीक है, अगेन एंड अगेन मतलब कौन सी प्रोसेस हो रही है, बार बार कॉइल को रोटेट किया जा रहा है। इफ दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन, देन देयर इज अ stabilized voltage at the ends of coil, coil के सिरों पर, ends of coil whose magnitude and direction same as
सेम एज ईएमएफ। बात समझ में आया कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन ये जो कॉइल को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, उस केस में हम कह रहे हैं कि अगर आप इस प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहे हो, कॉइल को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो कॉइल के एंड्स, ये हैं कॉइल के एंड्स, मान लो यहाँ से चले आए, ये दीज आर द एंड्स ऑफ कॉइल। तो इन कॉइल के एंड्स पर एक वोल्टेज स्टेबलाइज होगा, और एक ऐसा वोल्टेज स्टेबलाइज होगा जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम एज ईएमएफ के होगा, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम एज ईएमएफ होगा। तो हम अगर कह सकते हैं जस्ट लाइक बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट बनेगा, इसी तरीके ग्राफ बनेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो जो इक्वेशन बनेगी दैट v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिल्कुल किसकी तरह सेम था, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसकी तरह सेम था, इंड्यूस ईएमएफ। तो जो वोल्टेज बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये कब डेवलप होगा, जब ये कॉइल बार बार रिपीट करती रहे। लाइक डायनमो को आपने देखा होगा, जनरेटर में एक डायनमो टाइप का, इंजन में एक डायनमो लगा होता है, उस डायनमो में आप देखोगे कॉइल बार बार रिपीट हो रही है, कॉइल बार बार घूम रही है, तो वो एक वोल्टेज बना देते हैं, दैट इज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। पहले तो वो ईएमएफ होता है, ईएमएफ हुआ जब रोटेट किया, लेकिन अगर यही बार बार हो रहा है तो फिर वो वोल्टेज बन गया। और वोल्टेज के बाद अगर इफ वी कनेक्ट टू वायर विथ द एंड्स ऑफ कॉइल, अगर हम दो तार कनेक्ट कर दें कॉइल के एंड्स से, कॉइल के एंड्स से मतलब यहां से हम दो तार कनेक्ट कर दें, तो अगर हम तार को दो से कनेक्ट कर दें तो आपको पता है कि यहाँ पर एक करंट बन जाएगा, क्योंकि करंट ही वायर में फ्लो होगा, दैट इज कॉइल। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने लगेगा, और उस अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, जैसे आपने अभी अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में बताया। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये तीन इक्वेशन आपको मैंने यहाँ पे बता दी। तीन इक्वेशन कौन कौन सी, एक मैंने आपको ईएमएफ की बताई है, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। जब ये डेवलप होगा तो बार बार यही अगर रिपीट होता रहेगा तो वोल्टेज बन जाएगा v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर हम उन्हीं सिरों को वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो एक करंट होता है डेवलप, जिस करंट का मैग्नीट्यूड और ग्राफ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी किसकी तरह, जैसे ही अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और जैसा ही ईएमएफ है। तो यहाँ पर आपके 3 पॉइंट क्लियर हो गए, और 3 पॉइंट वो कौन कौन से क्लियर हुए, एक आपका कौन कौन से क्लियर हुए यहाँ पर, एक आपका ईएमएफ की इक्वेशन ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गई ईएमएफ। एक हो गई आपको वी नॉट साइन ओमेगा टी, एक हो गया आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी। जहाँ पर आपको पता है ये ईएमएफ है, ये वोल्टेज है, और ये आपका अल्टरनेटिंग करंट है। ओके, तो इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट डायनमो में बनता है। कब बनता है, जब कॉइल रिपीट होती है। पहले कॉइल रोटेट की तो ईएमएफ के बाद वही बार बार रिपीट होगी तो वोल्टेज, और वोल्टेज के बाद क्या बन जाता है, करंट, अगर वी हैव टू कनेक्ट दीज एंड्स विद द हेल्प ऑफ वायर। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको अल्टरनेटिंग करंट में और पढ़ने हैं तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।